तो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है यार, इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है। इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है दो बंदों को, जिनका नाम है हमारे पास हिवेसी एंड लेवी इन द ईयर ऑफ 1936 हिवेसी और लेवी को क्रेडिट जाता है फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, कई बार एक नंबर में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि भाई डिस्कवरी किसने की थी, हिवेसी और लेवी ने की थी 1936 में। इतनी बात क्लियर है। अगर हम बात कर लें यार कि न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस का एक जर्नल इंट्रोडक्शन की अगर हम बात कर लें, तो इस नाम से ही हम इसका इंट्रोडक्शन पता लगाएंगे कि जिस हिसाब से लिखा हुआ है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई सैंपल है और उस पर हमें न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस परफॉर्म करनी है, तो उसका जर्नल इंट्रोडक्शन क्या है कि अगर कोई सैंपल है उस पे हम क्या कर रहे हैं, क्या न्यूट्रॉन्स की जो ना बॉम्बार्डमेंट करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? न्यूट्रॉन्स की बॉम्बार्डमेंट करवा रहे हैं। और न्यूट्रॉन्स की बॉम्बार्डमेंट करवाने के बाद क्या हो रहा है कि यार वो सैंपल जो हो रहा है वो एक्टिवेट हो रहा है। वो सैंपल क्या हो रहा है, वो भाई एक्टिवेट हो रहा है, वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। कैसे होती है एक्साइटेड स्टेट, क्या चीजें होती है, वो हम आगे प्रिंसिपल में पढ़ेंगे। बट द जर्नल इंट्रोडक्शन इज दैट कि यार कोई भी एक सैंपल है उसमें हम क्या कर रहे हैं, न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट करवा रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है कि यार सैंपल्स जो हो रहे हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं। सैंपल्स क्या हो रहे हैं, वही एक्टिवेट हो रहे हैं। और उस टाइम क्या बनता है, जब न्यूट्रॉन कैप्चर हो जाता है, न्यूट्रॉन क्या होगा, कैप्चर हो जाएगा, तो जो हमारे पास एक ओरिजिनल सैंपल है, जो ओरिजिनल सैंपल है वो हमारे पास क्या करेगा, एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप बना लेगा या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बना लेगा। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बना लेगा। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जब बन जाता है तब एक सर्टेन उसका हाफ लाइफ होता है, सर्टेन उसका डिके पीरियड होता है कि भाई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास डिके करेगा, तो उसका एक हाफ लाइफ पीरियड होता है। हाफ लाइफ पीरियड जब होगा तो हम उसके हाफ लाइफ पीरियड को ना कि भाई एक ओरिजिनल सैंपल, एक ओरिजिनल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड था, वो डिके हो गया, हाफ लाइफ पीरियड हमने उसका निकाल लिया। तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट का एक पर्टिकुलर हाफ लाइफ होता है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि यार क्या बोल सकते हैं कि किस तरीके का एलिमेंट है, किस तरीके का हमारे पास सैंपल है और कितनी हमारे पास कंसंट्रेशन है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रेडिएशन और द टाइप ऑफ पार्टिकल, कि किस तरीके की रेडिएशन और कितना पार्टिकल्स हमारे पास निकल रहे हैं, किसमें से, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में से, या हम बोल सकते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से। जो कैसे बनाए, जब हमने ओरिजिनल सैंपल को बॉम्बार्ड करवाया, किससे, बौछार करवाई, किसकी, न्यूट्रॉन की बौछार करवाई, तो वो क्या हो गया, रेडियो एक्टिव आइसोटोप में कन्वर्ट हो गया या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया। इतनी बात हमारे पास क्लियर होनी चाहिए। तो हमारे पास एक जर्नल इंट्रोडक्शन में हम क्या कर सकते हैं, 2-3 लाइनें लिख सकते हैं अपन कि यार जर्नल इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं कि जर्नल इंट्रोडक्शन में फर्स्ट क्या है कि हमारे पास सबसे पहले क्या है, बॉम्बार्डमेंट करवाते हैं, बॉम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स। बॉम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गई कि भाई किसी ओरिजिनल सैंपल पे हमने क्या करा, किसी न्यूट्रॉन्स की ना बॉम्बार्डमेंट करवा दी, और उसके बाद क्या हो गया कि दैट ओरिजिनल सैंपल विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स रेडियो एक्टिव आइसोटोप। रेडियो एक्टिव आइसोटोप हम बोल सकते हैं या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हम बोल सकते हैं। तो बॉम्बार्डमेंट कराने के बाद रेडियो एक्टिव आइसोटोप बन गया। देन थर्ड स्टेप पे अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करता हूं सिंपल तरीके से, तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप के बाद इसका क्या होगा, एक हाफ लाइफ पीरियड होगा, डिके पीरियड होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यार डिटरमाइनिंग द हाफ लाइफ, डिटरमाइनिंग द हाफ लाइफ और डिके पीरियड या हाफ लाइफ को हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, और एक पर्टिकुलर सैंपल का पर्टिकुलर हाफ लाइफ होता है, उससे हम क्वालिटी भी बता सकते हैं और हम उसकी कंसंट्रेशन भी बता सकते हैं। देयरफॉर न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस इज एन एनालिटिकल टेक्निक कि भाई कंसंट्रेशन भी बता सकते हैं और क्वालिटी भी बता सकते हैं। ये 3 पॉइंट मेन आते हैं इन द NAA इंट्रोडक्शन कि भाई सबसे पहले ओरिजिनल सैंपल बॉम्बार्डमेंट, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स विल बी गेट डिकेड ऑफ द हाफ टाइम्स। जो हमारे पास हाफ टाइम आएगा उसको हम सेट कर लेंगे, देख लेंगे कि यार कौन से एलिमेंट का क्या क्या आ रहा है, तो हम उसकी क्वालिटी और कंसंट्रेशन ये दोनों बता सकते हैं। दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ, हम बोल सकते हैं क्या है, क्या न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस।
अगर हम बात कर लेते हैं कि यार व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, प्रिंसिपल ध्यान से समझेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इसका और बड़ा आसान प्रिंसिपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी समझने में। ध्यान से समझेंगे कि अगर मैं बात करता हूं प्रिंसिपल की, अगर मैं बात करता हूं तो क्या होता है, हमारे पास मान लेते हैं ये हमारे पास एक न्यूट्रॉन है, यहां पे हमारे पास एक न्यूट्रॉन है और यहां पे हमारे पास एक टारगेट, जो हमारे पास ओरिजिनल सैंपल है वो हम मान लेते हैं यहाँ टारगेटेड न्यूक्लियाई। टारगेटेड न्यूक्लियाई मतलब जो हमारे पास सैंपल है, समझ में आ रहा है बात कि जो हमारे पास टारगेटेड न्यूक्लियस है, ये हमारे पास जो हमारे पास ये न्यूट्रॉन है, दिस इज अ न्यूट्रॉन, भाई न्यूट्रॉन है जिसको हमें बॉम्बार्ड करवाना है। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रॉन से कंसीडर करके चल रहे हैं कि भाई न्यूट्रॉन को हमें बॉम्बार्ड करवाना है किस पे, टारगेटेड न्यूक्लियस पे, टारगेटेड न्यूक्लियस पे हमें बॉम्बार्ड करवाना है। जस्ट इमेजिन करेंगे यार कि यार हमारे पास जो टारगेटेड न्यूक्लियस है उस पे हमने बॉम्बार्ड करवा दिया न्यूट्रॉन्स को, उसके बाद क्या होगा, कि ये जो टारगेटेड न्यूक्लियस है वो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ये हमारे पास क्या है, एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियस, एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियस। भाई न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड करवाया किस पे, टारगेटेड न्यूक्लियस पे, जो हमारे पास ओरिजिनल सैंपल है। ओरिजिनल सैंपल पे जब हमने बॉम्बार्ड करवाया तो हमारे पास क्या बन गया, एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियस बन गया। अब ये एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियस हमारे पास क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियस हमारे पास क्या करेगा, यहां पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, ये हमारे पास क्या करेगा यार, हमारे पास पीजी दैट इज प्रॉम्प्ट गामा रेडिएशंस देगा, प्रॉम्प्ट गामा रेडिएशंस देगा। मतलब एक्साइटेड न्यूक्लियस जो होगा वो डी एक्साइट होगा। कोई भी जो एटम है वो ज्यादा देर तक एक्साइट नहीं रह सकता, कोई भी एटम जो है हमारे पास ज्यादा देर तक एक्साइटेड नहीं रह सकता, तो देयरफॉर एक्साइटेड स्टेट से वो डी एक्साइट करेगा, तो वो हमारे पास क्या करेगा यार, गामा रेज प्रोड्यूस करेगा। जैसे ही एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियस ने गामा रेज प्रोड्यूस करी तो उसने क्या करा कि यार इसके बाद टारगेट जब हमने करा और प्रॉम्प्ट गामा रेज उसने निकाल दी, तो रिजल्टेंट में हमारे पास क्या बनेगा यार, हमारे पास बन जाएगा रेडियो एक्टिव आइसोटोप या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। ये बात ध्यान रखना है कि एकदम से हमने क्या करा कि यार किसी एक पार्टिकुलर जो हमारे पास ओरिजिनल सैंपल था उस पर हमने न्यूट्रॉन्स का बॉम्बार्डमेंट करवाया, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो ओरिजिनल सैंपल था वो एक्साइट हो गया, वो एक्साइटेड ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, इसलिए उसने क्या किया यार, गामा रेज का प्रोडक्शन कर दिया। जैसे ही गामा रेज का प्रोडक्शन करा, दीज गामा रेज आर कॉल्ड एज द प्रॉम्प्ट गामा रेज, जो पहले निकल रही है। इसके बाद क्या हुआ कि यार गामा रेज निकलने के बाद इसने क्या करा कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बना लिया। क्या बना लिया, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बना लिया, या रेडियो एक्टिव आइसोटोप बना लिया। अब क्या होगा कि यार रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, इसके बाद क्या करेंगे, इसका हाफ लाइफ चेक करेंगे, या मतलब अब ये डिके करेगा। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई या रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो होता है वो डिके करता है। तो अब यहां पे जब ये डिके करेगा तो दो तरीके के हमारे पास चीजें निकलती हैं, हमारे पास एक तो निकलता है डिलेड गामा रेज निकल रही हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास बीटा पार्टिकल्स भी निकल सकते हैं। तो हमारे पास दो तरीके की पॉसिबिलिटी होती हैं कि जब भी हमारे पास एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइट अगर करेगा, क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस जब डी एक्साइट करा तो उसने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बना लिया। और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई क्या करेगा कि यार जब इसका हाफ लाइफ होगा, जब ये डिके करेगा, तो दे विल बी फॉर्मिंग द क्या कहते हैं, डिलेड गामा रेज और द बीटा पार्टिकल्स। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। तो अब जब इन्होंने ये प्रोड्यूस कर दिया तो हमारे पास एक सिंपल स्टेबल न्यूक्लियाई बन जाता है। ये हमारे पास क्या है, स्टेबल न्यूक्लियाई बन जाता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव आइसोटोप है या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, तो अगर वो डिके कर गया तो हमारे पास क्या बनेगा, स्टेबल न्यूक्लियस बन जाएगा। तो ध्यान देखने वाली बात ये है, प्रिंसिपल में ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमारे पास जब भी हमने टारगेट करवाया तो एक्साइट हुआ, और उस टाइम स्टेबल बनने के लिए, डी एक्साइट होने के लिए उसने सबसे पहले क्या करा यार, गामा रेज का प्रोडक्शन कर दिया। पर जैसे ही गामा रेज का प्रोडक्शन करा, वो पहले निकली, तो अगर हमने जैसे ही गामा रेज का प्रोडक्शन करा तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप बन गया या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बन गया। और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बनने के बाद तब एक और बार उसने क्या करा कि यार गामा रेज निकाली और बीटा पार्टिकल्स निकाली। तो जो पहले निकल रही है गामा रेज, दीज आर कंसीडर्ड एज द प्रॉम्प्ट गामा रेज, और जो बाद में निकल रही है उसको हम बोल रहे हैं कि यार डिलेड गामा रेज। डिलेड इन द सेंस जो बाद में निकल रही है, लेट हो जाना। डिलेड मतलब क्या होता है, लेट हो जाना, तो वो बाद में निकल रही है, दीज आर कंसीडर्ड एज द डिलेड गामा रेज। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अब अगर हम यहां पे आगे थोड़ी सी बात कर लें,
आई होप सो गाइस प्रिंसिपल क्लियर होगा, इतनी बात क्लियर होगी। तो आगे हम यहां पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास दो तरीके के पार्टिकल्स निकल रहे हैं इस प्रिंसिपल में, दो तरीके के पार्टिकल्स निकल रहे हैं। एक तो हमारे पास गामा रेज निकल रही हैं, एक हमारे पास गामा रेज निकल रही हैं, जो हमारे पास प्रॉम्प्ट गामा रेज हैं, और एक हमारे पास डिलेड गामा रेज है। ये हमारे पास समझ में आ गई यार, प्रॉम्प्ट ये रही, डिलेड ये रही, इतनी बात समझ में आती। फिर हमारे पास दूसरा चीज निकला यार, हमारे पास दूसरी चीज निकली बीटा पार्टिकल्स। हमारे पास क्या निकला? बीटा पार्टिकल्स। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, बीटा पार्टिकल्स। अब ध्यान से समझेंगे कि ये जो गामा रेज है ना वो निकल रही हैं इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट, इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब होता है कि यार एक सर्टेन क्वांटाइज्ड एनर्जी है, पर कैसे निकल रही है? डिस्क्रीट निकल रही है। और बीटा पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूअसली निकलेंगे, बीटा पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूअसली निकलेंगे। मतलब कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि यार कॉन्टिन्यूअस हो रही है कोई चीज और कोई डिस्क्रीट हो रही है, दैट इज डिसकॉन्टिन्यूअस हो रही है। इतनी बात समझ में आ रही है। बट द वैल्यू ऑफ द एनर्जी इज द क्वांटाइज्ड, बट द वैल्यू ऑफ द एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। तो हमारे पास दो चीजें हो गई, गामा रेज और बीटा पार्टिकल्स। गामा रेज विल बी डिस्क्रीट एंड बीटा पार्टिकल्स विल बी कॉन्टिन्यूअस। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम जब NaAA कर रहे हैं, NaA कर रहे हैं, तो हम किसको ज्यादा स्टडी करते हैं? हम ज्यादा स्टडी करते हैं यार गामा रेज को, ज्यादा स्टडी करते हैं हम किसको? गामा रेज को। और दूसरी बात अगर हम बात करें, कोई पूछे सेंसिटिविटी किसमें ज्यादा होती है, कि भाई अगर हम स्टडी करें तो हमारे पास सेंसिटिविटी किसमें ज्यादा होगी? बीटा पार्टिकल्स में। ध्यान रखेंगे कि NaA में हम स्टडी करते हैं मेनली स्टडी करते हैं गामा रेज को, बट सेंसिटिविटी हमारे पास किसमें ज्यादा होती है? बीटा पार्टिकल्स में। सेंसिटिविटी हमारे पास ज्यादा होती है बीटा पार्टिकल्स में। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। आगे हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यार प्रॉम्प्ट गामा रेज और क्या कहते हैं डिलेड गामा रेज NaA क्या होती है। प्रॉम्प्ट गामा रेज और वो डिलेड गामा रेज NaA क्या होती है वो देख लेते हैं एक बार। ध्यान से देखेंगे कि अगर हम बात करते हैं NaA को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए प्रिंसिपल को, तो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिस पे हमने क्या करा, जो हमारे पास टारगेट एलिमेंट है उस पे हमने न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट करवाया और उसने क्या हुआ, वो एक्साइट हो गया और देन दे विल प्रोड्यूस द प्रॉम्प्ट गामा रेज, जो मैंने आपको प्रिंसिपल में बताया। तो डिटेक्टर क्या करता है? उसी को डिटेक्ट कर लेता है। डिटेक्टर क्या करता है? उसी को डिटेक्ट कर लेता है। तो हमारे पास एक तरीके की NaA आती है, दैट इज PGNaA, दैट इज प्रॉम्प्ट गामा रेज न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। इस तरीके की न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस को बोला जाता है प्रॉम्प्ट गामा रेज न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, जिसमें पहले वाली निकलने वाली जो गामा रेज है उसी को स्टडी करके उस एलिमेंटल की क्वांटिटी और क्वालिटी बताई जा रही है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। ये हमारे पास किस तरीके कब हम यूज कर सकते हैं? कब हम यूज कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं कि यार उन एलिमेंट्स का, उन टारगेट न्यूक्लियस का जिनका हम बोल सकते हैं न्यूट्रॉन कैप्चरिंग एरिया, न्यूट्रॉन कैप्चरिंग एरिया, कि न्यूट्रॉन को लेने का जो सरफेस एरिया है वो हमारे पास बहुत ज्यादा है। वो हमारे पास क्या है? बहुत ज्यादा है। तो हमारे पास न्यूट्रॉन कैप्चरिंग एरिया ज्यादा है, न्यूट्रॉन कैप्चरिंग एरिया ज्यादा है। ठीक है, न्यूट्रॉन कैप्चरिंग एरिया हमारे पास ज्यादा है। उन तरीके के टारगेट न्यूक्लियस पे हम परफॉर्म कर सकते हैं इनको। दूसरा हम किस में कर सकते हैं कि यार जब हमारे पास एक्साइटेड स्टेट थी, एक्साइटेड स्टेट की अगर हम बात करें तो वो डी एक्साइट होगी, प्रॉम्प्ट गामा रेडिएशन से निकलेगी। और जब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बना तो हमारे पास एक डिलेड हमारे पास क्या बनेगी? डिलेड गामा रेज बनेगी। उन तरीके की टारगेट न्यूक्लियस में जिनमें डिलेड गामा रेज इतनी एफिशिएंट नहीं होती टू परफॉर्म NaA। याद रखेंगे कि सेकंड क्राइटेरिया क्या है? वो टारगेट न्यूक्लियस जिनमें डिलेड गामा रेज की एफिशिएंसी इतनी नहीं होती जिससे हम NaA को परफॉर्म कर लें। तो उस टाइम हम क्या करेंगे? PGNaA को ही प्रेफरेंस देंगे, प्रॉम्प्ट गामा रेडिएशन से न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस को ही हम क्या करेंगे? वो देंगे, प्रायोरिटी देंगे। तो हमारे पास क्या है इसमें, जो हम बोल सकते हैं डिलेड गामा रेज NaA नॉट एफिशिएंट। एफिशिएंट इन द सेंस कि भाई हमारे पास इतनी डिलेड गामा रेज की इतनी एफिशिएंसी नहीं है कि हम उसको NaA में यूज कर सकें। दूसरी होगी बात, ये क्लियर होनी चाहिए बात। आगे हम तीसरी बात कर लेते हैं। तीसरी बात में क्या आता है कि हमारे पास क्या हुआ, जब हमारे पास क्या बना, एक्साइटेड न्यूक्लियस बना और उसने PG दैट इज प्रॉम्प्ट गामा रेज बाहर दे दी। और प्रॉम्प्ट गामा रेज बाहर देने के बाद उसने रेडियो एक्टिव आइसोटोप बनाया ही नहीं। उसने क्या करा कि यार हमने स्टेबल न्यूक्लियस बना लिया। तो स्टेबल न्यूक्लियस पहले ही बना लिया तो उसमें तो डिलेड गामा रेज निकलेंगी नहीं। और उस टाइम क्या होगा कि हमारे पास PGNaA विल बी द ओनली क्राइटेरिया कि हम उसकी NaA परफॉर्म कर सकें। तो तीसरा क्राइटेरिया हो गया जिसमें हमारे पास डिलेड गामा रेज
निकलेंगी ही नहीं, निकलेंगे ही नहीं। क्यों नहीं निकलेंगे? बिकॉज स्टेबल न्यूक्लियस बन जाएगा, स्टेबल आइसोटोप बन जाएगा, स्टेबल आइसोटोप बन जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे कि भाई पीजी निकली, प्रॉम्प्ट गामा रेज निकली, उस टाइम रेडियो एक्टिव बनना चाहिए था पर नहीं बना, स्टेबल आइसोटोप बन गया। तो उस टाइम हम बस पीजी को स्टडी करके न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस को हम परफॉर्म कर लेंगे। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। ये हमारे पास पीजीएनएए का हमारे पास एक जर्नल क्राइटेरिया हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि यार हमारे पास डिलेड गामा रेज एनएए हम किस में परफॉर्म कर सकते हैं। डिलेड गामा रेज एनएए किस में परफॉर्म कर सकते हैं? देखो पीजीएनएए में ना एक लाइन लिखी रहती है कि यार शॉर्ट इरेडिएशन एंड शॉर्ट इमिटिंग, दैट इज हम बोल सकते हैं कि यार हम ना एक ओरिजिनल सोर्स को कम देर तक न्यूट्रॉन दे रहे हैं और उतने में ही उसने क्या करा कि यार पीजीएनएए दैट इज प्रॉम्प्ट गामा रेडिएशंस दे दी। तो शॉर्ट इरेडिएशन टाइम हो गया ना इसका, शॉर्ट इरेडिएशन टाइम होता है, ध्यान रखेंगे। शॉर्ट इरेडिएशन टाइम, इतनी बात ध्यान रखना है, शॉर्ट इरेडिएशन टाइम। जस्ट अपोजिट टू दैट कि अगर हम यहां पे बात करते हैं डिलेड गामा रेज एनएए, इसमें क्या होता है हमारे पास लॉन्ग इरेडिएशन टाइम होता है, लॉन्ग इरेडिएशन टाइम। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए भाई, लॉन्ग इरेडिएशन टाइम होता है। इसके साथ साथ जो डीजीएनएए है दैट इज डिलेड गामा न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, इसमें हम मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को इसी की तरीके से हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस में। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए कि यार मोस्ट ऑफ द केसेस में हम हमारे पास क्या ही अपना अप्लाई करते हैं, डिलेड गामा रेज न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। ये बहुत कम चीजों में यूज होती है जिनमें मैंने आपको बता दी कि क्या क्या कंडीशन होंगी, वो क्लियर होनी चाहिए बात कि भाई डिलेड न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस लॉन्ग इरेडिएशन टाइम है, मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में हम यही यूज करते हैं। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अब लास्ट में मैं आपको एक चीज बताता हूं कि न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस में कहता है कि इट इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक, इट इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक। तो देयरफॉर हम जो हमारे पास हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स होते हैं उनमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है भाई पता लगाते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, पता लगाते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स है, तो एनएए को हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स की जो एलिमेंटल एनालिसिस करनी होती है उसमें भी हम यूज करते हैं। दिस इज अ फैक्ट अबाउट एनएए, याद रखेंगे। फॉर्म्स ऑफ एनएए में हम सिंपल सी बात करते हैं यार, हमारे पास दो तरीके की हमारे पास एनएए आती है। एक होती है रेडियो केमिकल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं यार RNAA, क्लियर। एंड देन हमारे पास आती है, एक आता है हमारे पास INAA, दिस इज टर्म्ड एज एन इंस्ट्रूमेंटल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, इंस्ट्रूमेंटल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। आगे बात कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या है, ये रेडियो केमिकल बोला मैंने आपको, क्या बोला, रेडियो केमिकल बोला, और यहां पे मैंने क्या बोला यार, इंस्ट्रूमेंटल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, इंस्ट्रूमेंटल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। एक एक करके दोनों ही पढ़ेंगे क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले अपन उठा लेते हैं यार रेडियो केमिकल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, इसको हम स्टडी करेंगे फॉर्म्स ऑफ एनएए में फर्स्ट। तो अगर हम यहां पे बात कर लेते हैं कि व्हाट इज RNAA, ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है कि इसमें हम केमिकल मॉडिफिकेशंस करते हैं, मैनिपुलेशंस करते हैं, मतलब केमिकल्स जो होते हैं उसकी वजह से हम बोल सकते हैं केमिकल चेंजेस ला रहे हैं किसी एक सर्टेन सैंपल में। कब, अगर हम बात करें यार हमारे पास कोई एक सैंपल है, मान लेते हैं कोई हमारे पास एक सैंपल है, इसको हमने न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करवा दिया, उसके बाद जो हमारे पास मॉलिक्यूल, उसके बाद जो हमारे पास न्यूक्लियस बनेगा, इसमें हम क्या करते हैं, केमिकल मॉडिफिकेशंस करते हैं। क्या करते हैं, केमिकल मॉडिफिकेशंस करते हैं। तो हमारे पास रेडियो केमिकल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस में फर्स्ट लाइन तो मैंने ये बता दी कि भाई हमारे पास कोई सैंपल है, उस पे हमने क्या करा, न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट करवाई, उसकी वजह से जो हमारे पास न्यूक्लियस बना उसमें हम केमिकल मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, केमिकल चेंजेस कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि यार हम ना ये रेडियो केमिकल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस में केमिकल मॉडिफिकेशंस कर क्यों रहे हैं। तो ये बात हमारे पास क्लियर होनी चाहिए। कर इसलिए रहे हैं, दो तीन रीजन होते हैं। पहला पॉइंट तो हमने क्या करा कि भाई केमिकल मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं,
केमिकल मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं आफ्टर बोम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये बात क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, हम कर क्यों रहे हैं, ताकि हमारे पास क्या हो कि भाई जो सर्टेन सैंपल्स हैं उसमें जो हमारे पास कुछ इंटरफेरेंस मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उन्हें हटा सकते हैं। प्लस जो हमारे पास काम की चीज है उनको हम एक जगह लेके आ सकते हैं भाई, जो जिसपे हमें NAA परफॉर्म करना है उन एलिमेंट्स को हम साथ में लेके आ सकते हैं। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि यार क्या कर रहे हैं, रिमूविंग इंटरफेरेंस मॉलिक्यूल्स, जो हमारे पास हमारे NAA को कोई फायदा नहीं देंगे। इंटरफेरेंस मॉलिक्यूल्स को हम बोल सकते हैं क्या करेंगे, इंटरफेरेंस मॉलिक्यूल्स को हटाएंगे, रिमूविंग इंटरफेरेंस मॉलिक्यूल्स एंड रिमूविंग इंटरफेरेंस मॉलिक्यूल्स। और दूसरा हम क्या करेंगे कि यार इकट्ठा करेंगे उन एलिमेंट्स को, उन एटम्स को जो हमारे काम की चीज है, जो हमारे पास काम की चीज है। तो हम गैदर करेंगे हमारे पास जो हमें रिक्वायर्ड है, गैदर्ड रिक्वायर्ड एलिमेंट्स। इन दो काम के लिए हम क्या करते हैं यार, किसी चीज के अंदर, किसी सैंपल के अंदर हम केमिकल मॉडिफिकेशन लाते हैं आफ्टर द बोम्बार्डमेंट ऑफ द न्यूट्रॉन्स। फर्स्ट, कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पहला है कर क्या रहे हैं, दूसरा रीजन है उसका कि कर क्यों रहे हैं। दिस इज द क्राइटेरिया। तो अब मैं ध्यान से देखूं तो यार मैं ये देख पा रहा हूं कि जो हमारे पास सैंपल था उसमें मैंने न्यूट्रॉन की बोम्बार्डमेंट करवाई और उसकी वजह से उसके बाद हम केमिकल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं उस सैंपल के अंदर। तो सैंपल तो क्या होगा, जो ओरिजिनल सैंपल था वो अपनी प्रॉपर्टीज से हट गया। तो दैट इज वाई radiochemical neutron activation analysis can be considered as a destructive neutron activation analysis। destructive, that is destructive word क्यों आया, because वो ओरिजिनल सैंपल को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है, उसकी एक ओरिजिनल प्रॉपर्टी को हटाने का काम कर रहा है। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज रेडियोकेमिकल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस हम क्या करते हैं, एक सैंपल पे न्यूट्रॉन का बोम्बार्डमेंट करवाते हैं। जब हमारे पास न्यूक्लियस बन गया उसके बाद उसमें हम केमिकल मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं। कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें इंटरफेरेंस मॉलिक्यूल्स को हटाना है और जो हमें चाहिए उनको गैदर करना है। तीसरा, ये डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। ये हमारे पास जनरल इंट्रोडक्शन आ जाता है क्या भाई, रेडियोकेमिकल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस का। आगे मैं बात कर लेता हूं सेकंड फॉर्म ऑफ NAA, दैट इज सेकंड फॉर्म ऑफ न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। दैट इज हमारे पास क्या आती है, आपको बताया था मैंने, दैट इज INAA, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल। इसमें क्या हो रहा है कि हम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन इज नॉट डन। दैट इज हम बोल सकते हैं कोई भी जो हमारे पास ओरिजिनल सैंपल है वो उस पर हमने न्यूट्रॉन डाले और न्यूट्रॉन के बाद हमारे पास एक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वो बन गया, न्यूक्लियस बन गया, वो हमारे पास प्रॉम्प्ट गामा रेज देगा, उसके बाद रेडियो एक्टिव आइसोटोप बन गया, फिर हम उसकी डिटेक्शन चेक कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिटेक्शन ऑफ गामा रेज। ये बात हो जाती है। कोई भी हम केमिकल मॉडिफिकेशन नहीं ला रहे हैं, तो हमारे पास सिंपल तरीके से क्या है कि हमारे पास बोम्बार्डमेंट हो गई न्यूट्रॉन्स की, बोम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड उसके बाद ठीक बात क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप बन जाएगा, और फिर हम उसको एनालाइज कर लेंगे। इतनी बात क्लियर है। तो अब यहां पे अगर हम देखें कि यार कोई भी जो ओरिजिनल सैंपल था, उसमें हमने कोई फेरबदल करा ही नहीं। उसमें फेरबदल क्यों नहीं करा भाई, जो हमने न्यूट्रॉन डाले उसके बाद जो चीज होनी थी वो अपने आप ही होती चली गई, हमने उसके अंदर कोई भी केमिकल मॉडिफिकेशन नहीं करी। तो दैट इज वाई इंस्ट्रूमेंटल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक। ध्यान रखेंगे भाई, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है पहले वाली RNAA, दैट विल बी अ डिस्ट्रक्टिव टेक्निक, और ये हमारे पास नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है। और इसका यही दो वर्ड्स, दैट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव, इसको मेजर एडवांटेजेस देते हैं और सारी एनालिटिकल टेक्निक की। भाई क्या हो रहा है, नॉन डिस्ट्रक्टिव है, जो सैंपल लिया था वैसे ही सैंपल पे सब कुछ होगा, कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होगी सैंपल पे। और ये बहुत जरूरी हो जाता है कि किसी सैंपल में डिस्ट्रक्शन ना हो। ओरिजिनल सैंपल में जितनी टेस्टिंग हो सकती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है।
आगे हम बात कर लेते हैं कि यार हम न्यूट्रॉन प्रोवाइड करवा रहे हैं, जब से हम बात कर रहे हैं यार बॉम्बार्ड करवा रहे हैं न्यूट्रॉन्स, बॉम्बार्ड करवा रहे हैं न्यूट्रॉन्स, तो हम न्यूट्रॉन्स लाएंगे कहां से? दैट इज द सोर्सेज ऑफ न्यूट्रॉन। सोर्सेज ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में बात कर लेते हैं। सोर्सेज ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, सोर्सेज ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है कि यार जो एक्टिनॉइड्स होते हैं ना, एक्टिनॉइड्स, दैट इज एक्टिनॉइड्स, जो आपने पढ़े होंगे कि यार एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एक्टिनॉइड्स होते हैं, उनमें हम क्या बोल सकते हैं यार कि फिजन होता है, फिजन होता है, फिजन। फिजन मतलब एक हैवी न्यूक्लियस वो टूटता है, इन ब्रेक डाउन करता है, और उस टाइम हमें क्या मिल जाते हैं यार? न्यूट्रॉन्स मिल जाते हैं। दिस विल बी द न्यूट्रॉन सोर्स। एक सिंपल एग्जांपल है, कैलिफोर्नियम एक्टिनॉइड है जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसमें फिजन हो जाती है, एंड दैट विल प्रोवाइड अस द न्यूट्रॉन। इतनी बात सिंपल क्लियर होनी चाहिए। दूसरा हमारे पास आता है यार न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए भाई। न्यूक्लियर रिएक्टर से भी हम क्या कर सकते हैं? न्यूट्रॉन्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में एक पॉइंट पूछता है कि यार न्यूक्लियर रिएक्टर, जब हम न्यूट्रॉन्स लेते हैं ना न्यूक्लियर रिएक्टर से, तो हम क्या बोल सकते हैं कि मोस्ट सेंसिटिव पार्ट हम बोल सकते हैं कि यूज कर सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर जब हमें न्यूट्रॉन्स प्रोवाइड करा रहा है तो बहुत अच्छे लेवल पे, बिकॉज फ्लक्स जो आता है, फ्लक्स दैट इज कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बोम्बार्ड कर रहे हैं, दैट इज अ फ्लक्स। और फ्लक्स जितना अच्छा न्यूक्लियर रिएक्टर में आता है वो किसी और में देखने के लिए नहीं मिलता। तो बेसिकली हम ज्यादातर न्यूक्लियर रिएक्टर ही यूज करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द न्यूट्रॉन्स, दैट इज द सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स इन NaA। थर्ड हम बात कर लें कि हमारे पास न्यूट्रॉन रिएक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन रिएक्टर्स होते हैं। ध्यान से देखेंगे, न्यूट्रॉन रिएक्टर्स होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोवाइडर्स होते हैं। सिंपल जो न्यूट्रॉन प्रोवाइड करते हैं दैट इज द न्यूट्रॉन रिएक्टर और द न्यूट्रॉन प्रोवाइडर्स। ठीक है जी। आगे हम बात कर लेते हैं सिंपल से, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है कि जब हीलियम प्रोवाइडर्स, दैट इज हीलियम, दैट इज अल्फा गामा रेस की अगर मैं बात कर लेता हूं, अल्फा रेस की अगर मैं बात कर लेता हूं, अल्फा रेस दैट इज हीलियम की अगर मैं बात कर लेता हूं, ऐसे एलिमेंट्स जो मुझे क्या कर रहे हैं? हीलियम का मॉलिक्यूल प्रोवाइड करवा रहे हैं, और उसको मैं क्या करवा रहा हूं या रिएक्ट करवा रहा हूं विद द बेरिलियम एलिमेंट। तो एक रिएक्शन होती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करता हूं, हीलियम होता है हमारे पास He2 एंड दिस इज 4 प्लस Be बेरिलियम दैट इज 4 एंड दिस इज 9। तो जब ये रिएक्शन होती है, कुछ ऐसे एलिमेंट जो मुझे हीलियम का मॉलिक्यूल प्रोवाइड करवाते हैं, तो उस हीलियम का जब उन्होंने प्रोवाइड करवा दिया, अब प्रोवाइड करवाने के बाद जब ये रिएक्ट करा किससे? बेरिलियम एलिमेंट से। बेरिलियम एलिमेंट्स हम बाहर से देते हैं कोई, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं बेरिलियम एलिमेंट्स हमने बाहर से दिया, तो कुछ एक रिएक्शन होती है, जस्ट लाइक हम अगर बात करें तो कार्बन 612 बन जाता है, प्लस एक न्यूट्रॉन बाहर हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? न्यूट्रॉन बाहर हो जाता है। तो दिस विल बी द प्रोडक्शन ऑफ द न्यूट्रॉन, प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन। कि हम एक सिंपल एलिमेंट की बात करते हैं, रेडियम कैन प्रोवाइड अस द हीलियम मॉलिक्यूल। हीलियम मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद द बेरिलियम एंड इन दोनों की जब आपस में बॉन्डिंग होती है तो हमारे पास एक तो बनता है C612 एंड उसके साथ साथ हमारे पास एक न्यूट्रॉन का पार्टिकल बाहर निकलता है। दिस विल बी द प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। और अगर हम यहां पे बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट की, अगर हम बात कर लें तो यार एक चीज हमारे पास और है, लास्ट एक होता है हमारे पास, जब हम बेरिलियम 49 को गामा रेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है यार? बेरिलियम 48 में बदल जाता है, प्लस 1 न्यूट्रॉन हमारे पास मिल जाता है। दिस विल बी द क्राइटेरिया। 1 न्यूट्रॉन हमारे पास मिल जाता है, दिस विल बी द क्राइटेरिया। तो हमारे पास क्या है यार? बेरिलियम गामा रेस से रिएक्ट करवाया, बेरिलियम 48 बन गया, एंड यहां पे हमारे पास न्यूट्रॉन का सोर्स मिल गया। इसी में एक और रिएक्शन आती है जब ड्यूटेरियम के साथ हम कराते हैं। ड्यूटेरियम इज 1H2 और हम इसको गामा रेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो हमारे पास बन रहा है 1H1 प्लस एक न्यूट्रॉन बाहर। ये बात समझ में आनी चाहिए। तो दीज ऑल आर प्रोवाइडिंग द न्यूट्रॉन, दिस कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस के प्रोसीजर की अगर मैं सिंपल सी बात कर लूं, तो पहले यार हमें ये पता होना चाहिए कि सैंपलिंग किस किस चीज की अपन कर सकते हैं। सैंपलिंग किस किस चीज की अपन कर सकते हैं। पहला अपने पास आ जाता है यार सॉलिड्स की कर सकते हैं। दूसरा अपन पास आ जाता है यार लिक्विड्स की कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्ड आ जाता है हमारे पास गैसेस की कर सकते हैं।
गैसेस की कर सकते हैं। फोर्थ हमारे पास सस्पेंशंस, अगर हमारे पास सस्पेंशंस हैं उनकी भी हम हमारे पास सैंपलिंग कर सकते हैं। एंड फिफ्थ वन इज द स्लरी, स्लरीज की भी हम कर सकते हैं, क्या सैंपलिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक कुछ सैंपल्स होते हैं जिनकी हम सैंपलिंग कर सकते हैं, ये बात समझ में आनी चाहिए। इसके साथ साथ वो बोलता है कि यार जो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस है वो हमारे पास न्यूट्रॉन बॉम्बार्डमेंट पे बेस्ड है, और न्यूट्रॉन बॉम्बार्डमेंट जो होती है वो हम बोल सकते हैं कि यार इतनी स्ट्रांग होती है कि दे विल पेनिट्रेट द सैंपल, और हमारे पास बल्क एनालिसिस आती है किसी चीज की। अगर हम एलिमेंट की एनालिसिस करना चाहते हैं तो बल्क एनालिसिस है, क्यों है? बिकॉज जो न्यूट्रॉन है दे कैन पेनिट्रेट, उनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत अच्छी होती है, तो दे कैन पेनिट्रेट द एलिमेंट्स। ये बात ध्यान रखेंगे कि भाई सैंपल है, सैंपल ये है, और न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस कैन प्रोवाइड द बल्क एनालिसिस। व्हाई? रीजन क्या है? क्योंकि जो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस है वो हमारे पास क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा पेनिट्रेट कर रहा है न्यूट्रॉन्स, बिकॉज देयर पेनिट्रेटिंग पावर इज हाई, बिकॉज देयर पेनिट्रेटिंग पावर इज हाई। ये बात समझ में आती है, सैंपलिंग समझ में आती है। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यार व्हाट आर द प्रोसीजर्स में स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। ये तो सैंपलिंग हो गई। अगर हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट होता है यार प्री इररेडिएशन, इररेडिएशन सैंपल ट्रीटमेंट। सैंपल ट्रीटमेंट नाम से पता चल रहा है भाई, इररेडिएशन से पहले सैंपल की ट्रीटमेंट करना, सैंपल की ट्रीटमेंट करना, इररेडिएशन से पहले सैंपल की ट्रीटमेंट करना। ये बात ध्यान रखनी है भाई, सैंपल की ट्रीटमेंट करना। अब ऐसा नहीं कि एकदम ही तोड़ फोड़ दिया सैंपल को, कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, नहीं, सिंपल क्या कर रहे हैं यार, इसको हम क्या कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, सैंपल की क्लीनिंग कर रहे हैं, एंड देन उसकी ड्राइंग कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए कि सैंपल ट्रीटमेंट में जो हमारे पास सैंपल आया है उसकी क्लीनिंग कर रहे हैं और उसकी ड्राइंग कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए सैंपल ट्रीटमेंट में कि भाई कुछ इंटरफेरेंस ना आए, कुछ अगर फालतू की चीजें उस सैंपल पे हैं तो उसकी कोई इंटरफेरेंस ना आए हमारे न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस करते टाइम उस सैंपल की। तो हम सिंपल क्या करते हैं, प्री रेडिएशन सैंपल ट्रीटमेंट कर लेते हैं, जिसमें हम अपन ड्राइंग क्लीनिंग कर रहे हैं एंड देन उसके बाद ड्राइंग कर रहे हैं। दिस विल बी द फर्स्ट प्रोसीजर। उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद अपन करेंगे यार इसको इस सैंपल को ऐसी जगह पे रखेंगे जहां पे हमारे पास न्यूट्रॉन का सोर्स है, ताकि न्यूट्रॉन का जो फ्लक्स है वो इस सैंपल पे पड़े। दैट इज द सेकंड प्रोसीजर इज द इररेडिएशन ऑफ द सैंपल। दैट इज, अब उस पे हम क्या कर रहे हैं, रेडिएशन डाल रहे हैं, इररेडिएट कर रहे हैं उस सैंपल को, इररेडिएशन विद न्यूट्रॉन्स, सैंपल को इरेडिएट कर रहे हैं, किससे, न्यूट्रॉन के फ्लक्स से। ये सेकंड प्रोसीजर हो गया हमारे पास कि रेडिएट कर रहे हैं। सैंपल क्लीनिंग हो गई, ड्राइंग हो गई, प्रिपेयर हो गया सैंपल इरेडिएट करने के लिए। सेकंड प्रोसीजर ऐसे याद रखेंगे कि भाई सैंपल क्लियर हो गया, अब हम क्या कर रहे हैं, रेडिएट कर रहे हैं न्यूट्रॉन से। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। थर्ड अगर हम बात कर लें, थर्ड में हम क्या बात कर सकते हैं, थर्ड की अगर मैं बात करूं तो मैंने एक चीज बताई थी कि अगर हम बात करें रेडियो केमिकल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस की, तो इसी स्टेप के बाद तो वो होता है, इसी स्टेप के बाद होता है। तो अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट है रेडियो केमिकल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस करने की, तो इस स्टेप के बाद हम क्या कर सकते हैं यार, RNAA भी कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है। अगर आपको करना है तो करें, जिन एलिमेंट्स के लिए लगाना है लगाएं, बट अगर नहीं लगाना तो हम इंस्ट्रूमेंटल भी कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल भी कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंटल भी कर सकते हैं, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। ध्यान से देखेंगे, अब अगर हमने RNAA लगा दिया तो ठीक। अगर हम बात करते हैं इररेडिएशन के बाद, इररेडिएशन के बाद क्या होगा, वो एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट होने के बाद हम बोल सकते हैं कि यार वो गामा रेज दे दी, प्रॉम्प्ट गामा रेज दे दी, प्रॉम्प्ट गामा रेज दे दी, तो भाई उसकी हम डिटेक्शन कर सकते हैं। उसकी डिटेक्शन करनी है तो हम बोल सकते हैं यार इररेडिएशन के बाद ही हम क्या कर सकते हैं यार, PGNAA परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज प्रॉम्प्ट गामा रेज न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे रेडियो केमिकल NAA परफॉर्म करनी है या केमिकल मॉडिफिकेशंस लानी है तब भी हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, अगर हम बात करते हैं कि यार जब उसने गामा रेज दे दी तो वो रेडियो आइसोटोप बन गया, रेडियो एक्टिव आइसोटोप बन गया। अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप बन गया तो उसका डिके पीरियड होता है, दैट इज हम बोल सकते हैं एनालाइजिंग ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। अब एनालाइजिंग ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप समझिए, रेडियो एक्टिव आइसोटोप का एनालाइजिंग, दैट इज हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप बना उसका कुछ एक सर्टेन हाफ लाइफ होगा, डिके पीरियड होगा। अब वो डिके जब होगा तो हम बोल सकते हैं कि यार गामा रेज प्रोड्यूस करेगा। हम गामा रेज ही डिटेक्ट करते हैं ज्यादातर, तो गामा रेज जो डिटेक्ट होती हैं वो हम बोल सकते हैं गामा रेज स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू होती है, गामा रेज स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू होती है।
और कुछ सर्टेन पीक्स मिलती हैं, जिससे हम बोल सकते हैं कि यार क्या बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन भी पता लगा सकते हैं और क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो इस वाले प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, कि जो हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप बना है उसमें हम सिंपल तरीके से क्या कर रहे हैं, उसकी गामा रेस की प्रोडक्शन डिटेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर, और उससे हम पता लगा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर सैंपल में किस किस तरीके का एलिमेंट, दैट इज अ क्वालिटेटिव एनालिसिस, और कितना कितना दैट एलिमेंट इज प्रेजेंट, दैट इज अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। तो आई होप सो गाइस आपके प्रोसीजर के सारे पार्ट्स क्लियर होंगे। तो हम अगर बात कर लेते हैं यार कि एडवांटेजेस क्या हैं, तो हमारे पास सबसे पहले एडवांटेजेस तो यही आ जाता है कि इसमें हमें स्मॉल सैम्पलिंग साइज चाहिए होता है। स्मॉल सैम्पलिंग साइज चाहिए होता है कि भाई अगर हमारे पास स्मॉल सैम्पलिंग साइज भी है, छोटा सैंपल है, तब भी हमारे पास क्या कर सकते हैं हम यार, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस कर सकते हैं। दिस इज अ मेजर एडवांटेज कि भाई स्मॉल सैम्पलिंग साइज चाहिए होता है। अगर मैं बात कर लूँ 0.01 ml के हिसाब से और 0.001 ग्राम के हिसाब से अगर हम बात कर लेते हैं, ये हमारे पास मेजरली हम यही कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास क्या है, स्मॉल सैम्पलिंग साइज चाहिए होता है। फर्स्ट एडवांटेज हो गया हमारे पास सिंपल तरीके से। आगे हम बात कर लेते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे भाई, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, इट इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक भाई। इट इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक फॉर द एनालिसिस। इट इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक फॉर द एनालिसिस, फॉर द इंट्रोडक्ट, मतलब हम बोल सकते हैं कि यार एनालिसिस की एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है। दैट्स वाई इट इज एन एडवांटेज ऑफ NA, और सबसे अच्छा एडवांटेज है NAA का, है ना। दूसरा हम बोल सकते हैं, थर्ड हमारे पास आ जाता है कि यार इन डेप्थ एनालिसिस। इन डेप्थ एनालिसिस होती है, इन डेप्थ एनालिसिस होती है, इन डेप्थ एनालिसिस होती है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या है कि यार न्यूट्रॉन की पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है, तो हम बोल सकते हैं न्यूट्रॉन की पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है, तो हमारे पास बल्क एनालिसिस देखने के लिए मिलेगी, इन डेप्थ एनालिसिस देखने के लिए मिलेगी। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात आनी नहीं चाहिए। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि यार हमारे पास कुछ ऐसे सर्टेन सैंपल्स आ गए जिनमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और उनकी वजह से जो गामा रेज, गामा स्पेक्ट्रोमेट्री हम कर रहे हैं उसमें हमारे पास कुछ हिंड्रेंस आ रही है, कुछ सिमिलर गामा रेज आ रही हैं, हम ढंग से एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, ढंग से डिटरमाइन नहीं कर पा रहे। उस टाइम हम क्या बोल सकते हैं यार कि हम RNAA भी लगा सकते हैं, दैट इज रेडियो केमिकल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। दिस इज ऑल्सो एन एडवांटेज कि हम बोल सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हमें कंसीडर करने हैं उसको हमने गैदर कर लिया, जो चीज़ हमें इंटरफेयर कर रही थी हमने उसको रिमूव कर दिया है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। तो दीज आर द 4 मेजर, सबसे मेजर है हमारे पास ये नॉन डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस है। इतनी बात ध्यान रखना है कि यार स्मॉल सैम्पलिंग साइज चाहिए होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस है, इन डेप्थ एनालिसिस कर सकता है, RNA जब हमारे पास कुछ हिंड्रेंस आ रही है या कुछ ढंग के रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, कोलैप्स कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं RNAA भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ NAA। अब हम बात कर लेते हैं यार इसकी लिमिटेशंस की अगर हम बात कर लें तो हमारे पास लिमिटेशंस क्या क्या हैं इसमें, इसकी लिमिटेशंस भी हैं कुछ। तो अगर मैं बात कर लेता हूं लिमिटेशंस ऑफ NAA, लिमिटेशंस ऑफ NAA की अगर मैं बात कर लेता हूं तो यार ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे भाई टाइम टेकिंग प्रोसेस को? फॉर एग्जांपल मैंने बोला था कि यार हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप बन जाता है जिसका हम डिके लाइफ चेक करते हैं, डिके पाथ चेक करते हैं, हाफ लाइफ पीरियड चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं यार कोई एलिमेंट है जिसका हाफ लाइफ मान लेते हैं 0.5 सेकेंड ही है, पर कोई एलिमेंट है जिसका हाफ लाइफ मान लो कि यार 2 साल है, तो ये थोड़ी ना हम यूज मतलब कर पाएंगे कि मतलब यार 2 साल रुकना पड़ रहा है। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है यार, डीके पीरियड की वजह से हमारे पास ये टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। अगर हम ये डिफाइन थोड़ी ना कर सकते हैं, इसकी हाफ लाइफ हम मैनिपुलेट ही नहीं कर सकते, इसकी खुद की प्रॉपर्टी है वो। तो अगर वो डिके हो रहा है 2 साल में तो वो हो रहा है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। तो दैट इज वाई इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं सेकंड लिमिटेशन हमारे पास क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके लिए हम इसको परफॉर्म नहीं कर सकते, सच एज हम बोल सकते हैं यार कार्बन एंड ऑक्सीजन में हम NAA को परफॉर्म नहीं कर सकते। ध्यान रखेंगे बात को, कि कार्बन एंड ऑक्सीजन में हम बोल सकते हैं कि यार इसको परफॉर्म नहीं कर सकते। इतनी बात ध्यान रखेंगे। तीसरी बात मैं क्या बोल रहा हूं कि यार जब हमारे पास ये लेस कॉमन क्यों?
लेस कॉमन इसलिए बिकॉज इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर न्यूट्रॉन प्रोवाइडर्स का यूज होता है, दैट इज वाई इट इज अ लेस कॉमन टेक्निक। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर रखेंगे। लेस कॉमन टेक्निक है, इतनी ज्यादातर हम यूज नहीं करते हैं। फोर्थ हमारे पास आ जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है बात को, कि अगर कोई हमारे पास सैंपल है, अगर कोई हमारे पास सैंपल है तो उसकी कंसंट्रेशन तो बता देगा, क्वांटिटी बता देगा भाई, क्वांटिटी बता देगा, और क्या क्या प्रेजेंट है दैट इज क्वालिटी बता देगा, क्वालिटी बता देगा। बट इसके अंदर जितने भी चीजें प्रेजेंट हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो नहीं बता पाएगा, वो नहीं बता पाएगा, ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर नहीं बता पाएगा, कैसे अरेंजमेंट है, ये मार्कर दो कंपोनेंट्स हैं, ये दो कंपोनेंट्स किस तरह से ऐसे अरेंज हैं, ऐसे अरेंज हैं, किस तरीके से अरेंज्ड हैं वो नहीं बता पाता। कौन? NAA। ये तो जरूर बता देगा कि यार एक ढक्कन है और एक मार्कर है, दिस विल बी द क्राइटेरिया, बट ये नहीं बता पाएगा किस तरीके से अरेंज्ड है। तो स्ट्रक्चर नहीं बता पाएगा एंड उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी क्या कर नहीं पाएगा भाई, एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। इतनी बात ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिमिटेशन बनती है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस की। आई होप सो गाइस लिमिटेशन भी क्लियर होगी। टाइम टेकिंग, सर्टेन एलिमेंट्स जिनको कार्बन और ऑक्सीजन को डिटेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है, रॉन्ग कर देते हैं। लेस कॉमन है बिकॉज न्यूक्लियर रिएक्टर्स और न्यूट्रॉन रिएक्टर्स यूज होते हैं। फोर्थ आ जाता है हमारे पास सैंपल की क्वांटिटी और क्वालिटेटिव एनालिसिस तो कर देगा पर उसके स्ट्रक्चर और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। एप्लीकेशंस ऑफ NAA, इतनी बात क्लियर। फर्स्ट देखना हम कह रहे हैं कि यार फॉरेंसिक्स में यूज कर सकते हैं, फॉरेंसिक में कि भाई हमारे पास कोई सैंपल आया और जिस तरीके की हमारे पास रिक्वायरमेंट है उसमें NAA लगा सकते हैं कि भाई इसमें ये वाले एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो हम बता सकते हैं कि यार ये चीजें प्रेजेंट, तो दैट इज हम फॉरेंसिक में भी यूज कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। आगे हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि यार हम सिंपल तरीके से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को भी चेक कर सकते हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को भी चेक कर सकते हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को भी चेक कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को भी चेक कर सकते हैं। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं कि यार एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया, फॉरेंसिक एस्पेक्ट्स हो गई, कुछ सर्टेन कंपाउंड्स में कुछ सर्टेन एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स इन कंपाउंड्स। फोर्थ मैंने बोला भाई कि NAA जो है वो एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है फॉर द एनालिसिस। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स में, एलिमेंटल एनालिसिस में हम बोल सकते हैं। हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स की अगर मैं बात करता हूं उसमें एलिमेंटल डिटेक्शन करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज क्या है, सैंपल में कभी हार्म तो करेगा ही नहीं करेगा, बिकॉज नॉन डिस्ट्रक्टिव है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। ये अच्छा है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि भाई हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस को। एक जर्नल फैक्ट है इसके बारे में कि यार इन जर्नल, जैसे बेसिकली अगर हम मेजरली देखें तो ये 74 एलिमेंट्स को डिटेक्ट कर सकता है, 74 डिफरेंट एलिमेंट्स को डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है जी, 74 डिफरेंट एलिमेंट्स को डिटेक्ट करने की एबिलिटी किसके पास है, हमारे पास न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस के पास। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक एप्लीकेशंस आ जाती हैं, सच एज इन फॉरेंसिक, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिटर्मिनेशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। फिर हमारे पास हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स में हम यूज कर सकते हैं, और 74 एलिमेंट्स जनरली ये हमारे पास क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है।